हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेसन है, जो चैप्टर है, उसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। आज के चैप्टर में हम इसी बारे में पढ़ेंगे, समझना था फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। लेकिन इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स आप लोग को जान लेना जरूरी है, जो कि हम बोर्ड में लिख चुके हैं। इसको आप लोग अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग इसको क्लिक कर देते हैं और अब बढ़ते हैं हम लोग अपने चैप्टर की ओर, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हमारा सबसे पहला टॉपिक है, जिसका मतलब होता है कृषि। कृषि का मतलब सब लोग जानते हैं, पौधों को रोपना, उगाना, काटना, फिर स्टोर कर लेना। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक यही है, एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर। सबसे पहले इसके बारे में कुछ नोट्स राइट कर देते हैं, जिसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, फिर हम उसका मतलब समझा देंगे। द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the methods of growing crops and rearing animals is called agriculture. When many plants of same kind are grown at a place at a large scale, then they are known as crops. Different types of crops are grown in different seasons on the basis of season. Crops are divided as rabi crops and kharif crops. ये नोट्स है, नोट्स आप लोग जरूर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उसको पढ़िएगा ध्यान से। अब देखिए, एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि, खेती। तो खेती एक ऐसा साइंटिफिक मेथड है, एग्रीकल्चर एक ऐसा साइंटिफिक मेथड है जिसमें कि पौधा को, जो छोटा छोटा प्लांट होता है, उसको रोपा जाता है, फिर उसको और भी अलग अलग मेथड से उसको बड़ा किया जाता है और फिर उसको काट लिया जाता है। तो ये प्रक्रिया कहलाता है एग्रीकल्चर, यानी कि खेती। अब जो क्रॉप्स, जिसमें हम लोग खेती में फसल उगाते हैं, फसल किसको कहा जाता है? जब एक ही तरह का बहुत सारा पौधा एक साथ उगाया जाए, जब एक ही तरह का बहुत सारा पौधा एक साथ उगाया जाए, तो उन पौधों को कहा जाता है फसल। ठीक, अब यूँ बहुत सारा फसल होता है, जैसे गेहूँ, चना, जौ, दाल, क्या क्या बहुत तरह का क्रॉप्स होता है। तो सब के सब क्रॉप जो है उसको सीजन्स के अकॉर्डिंग बांट दिया गया है, यानी कि जो मौसम आता है उसके अकॉर्डिंग उसको बांट दिया गया है। तो उसमें फसल को जो बांटा गया है उसको दो नाम से जाना जाता है। एक होता है रबी फसल, रबी क्रॉप्स, और दूसरा होता है खरीफ क्रॉप्स, खरीफ फसल। रबी क्रॉप्स में आता है जैसे कि चना, गेहूँ, मटर, जौ, ये सब।
वो होता है रबी क्रॉप्स में। और खरीफ क्रॉप्स में आता है धान, धान हो गया आपको, फिर बादाम हो गया, फिर मकई हो गया, और इस तरह का बहुत सारा होता है अनाज, उसको खरीफ फसल कहा जाता है। अब रबी फसल जो होता है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में रोपा जाता है और मार्च से अप्रैल के बीच में काट लिया जाता है, किनको, रबी फसलों को। और जो खरीफ फसल होता है उनको जून से जुलाई के बीच में रोपा जाता है, यानी कि जब मानसून स्टार्ट होता है, और सितंबर से अक्टूबर के बीच में उसको काट लिया जाता है। ये होता है रबी और खरीफ क्रॉप्स। ठीक, ये हो गया हमारा पहला टॉपिक खत्म। अब इसको क्लियर कर देते हैं और बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर। नोट्स को जरूर अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहिएगा। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है उसका नाम है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी कि खेती में जो कौन कौन सा काम किया जाता है उसके बारे में हम लोग अपने दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बारे में कुछ लिख लेते हैं पहले। एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल प्रोसेस इज known as agricultural practices। ठीक, ये तो हो गया कि वैसा वैसा काम जो कि खेती में पौधों को उगाने के लिए किया जाता है उनको कहा जाता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। उसमें कौन कौन तरह का काम होता है, तो उसमें कुल 6 तरह का काम होता है जो किया जाता है। हम लोग एक एक करके उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला है preparation of soil। Soil provides water and minerals to the plants, so soil is prepared before growing of crops by plowing the field, which increases the fertility of soil plowing of field is done by plow, hoe, ट्रैक्टर etc। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी को तैयार करना। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं मिट्टी सबसे मेन स्रोत होता है जिसमें कि पौधा होता है, मिट्टी से ही पौधा होता है। तो मिट्टी क्या करता है कि पौधा को पानी और खनिज प्रदान करता है, पानी और खनिज जिसकी मदद से पौधा बड़ा हो पाता है। हम लोग में भी खनिज और पानी की जरूरत पड़ता है जिससे कि हम लोग बढ़ पाते हैं और हम लोग को एनर्जी मिल पाता है। इसलिए सबसे पहले फसल उगाने के लिए उसको तैयार करना पड़ता है। तो तैयार करने के लिए क्या करना पड़ता है कि उसको कुदाल से, ट्रैक्टर से या हल चलाकर उसको सबसे पहले मिट्टी को कोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उस मिट्टी में सब पहले से कोई कीड़ा मौजूद हो जिससे कि फसल खराब होने का आशंका होता है। इसलिए सबसे पहले मिट्टी तैयार किया जाता है, मिट्टी चेक कर लिया जाता है कि मिट्टी ठीक है ठाक है कि नहीं, और उसके बाद फिर उसमें फसल रोपा जाता है। ये था हमारा पहला स्टेप। अब हमारा दूसरा स्टेप इस फील्ड में खेती करने में।
दूसरा स्टेप होता है सोइंग ऑफ सीड्स, यानी कि बीजों को बोना। सबसे पहले मट्टी तैयार किया जाता है, मट्टी को कोड़कर उसके बाद उसमें बीज बोया जाता है। उसके बारे में भी जान लेते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इन द soil for growing of crops better and healthy seeds are required. So high yielding variety and disease free seeds are used to grow crops. ये होता है, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को कोड़कर उस मिट्टी को चेक कर लेते हैं मिट्टी ठीक ठाक है कि नहीं। फिर उसका दूसरा प्रोसेस आता है बीज को बोना। बीज ये कैसा स्रोत, जैसे कि पौधा आता है, बीज से पौधा आगे की ओर बढ़ता है, तो बीज बोना ये क्या है, ये कैसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो प्लांट होता है, फसल होता है, वो तैयार होता है। बीज बोन, क्योंकि हम लोग को अच्छा फसल चाहिए होता है, तो अच्छा फसल के लिए अच्छा बीज होना चाहिए, इसलिए बीज को सबसे पहले बीज को भी चेक किया जाता है, बीज ठीक ठाक है कि नहीं। अगर खराब बीज होगा तो उसको अलग कर लिया जाता है, और अच्छा बीज को जो कि हाई यील्डिंग वैरायटी का होता है, HYV सीड्स जिसको हम लोग कहते हैं, HYV सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि अच्छा से अच्छा फसल हो, उपज हो और जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए ताकि लोगों को भोजन मिल सके। तो दूसरा प्रोसेस ये होता है खेती में सोइंग ऑफ सीड्स। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने तीसरे टॉपिक की ओर। इसी में दो प्रोसेस तो हम लोग जान गए, ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और सोइंग ऑफ सीड्स। अब आ रही है तीसरा प्रोसेस का। तीसरा प्रोसेस का नाम है मैन्योरिंग। मैन्योरिंग, मैन्योरिंग का मतलब होता है खाद मिलाना। इसके बारे में भी जान लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग manures and fertilizers to plants is known as manuring. It is used to increase fertility and replenishing of soil। अब क्योंकि मैन्योर्स के साथ साथ हम लोग फर्टिलाइजर्स के का भी उपयोग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको उर्वरक बनाने में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा फसल का उपज हो सके, तो हम लोग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के बीच में भी अंतर जानेंगे। ये रहा सबसे पहले मैन्योर्स के बारे में जान लेते हैं। मैन्योर्स का मतलब होता है खाद। इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। मैन्योर क्या होता है, सबसे पहले केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में लिख लेते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी कि रासायनिक उर्वरक, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पौधा ये फसल का जो है अच्छा उपज हो सके।
इसके बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। इट इज एन इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड। दूसरा, इट इज प्रिपेयर्ड इन इंडस्ट्री आर्टिफिशियली। तीसरा, इट्स excessive use is harmful for soil and other organisms। ये हो गया केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में, यानी कि रासायनिक उर्वरक के बारे में। अब हम लोग जानेंगे सेकंड, मैन्योर मीन्स खाद। पहला इसका पॉइंट है, इट इज अ नेचुरल सब्सटेंस। दूसरा, इट इज प्रिपेयर्ड naturally in fields। Its excessive use has no any harm। तो सबसे पहले खाद, ये हम लोग इतना साफ लिख लिए। अब मैन्योरिंग का मतलब जानते हैं। मैन्योरिंग का मतलब होता है खाद मिलाना। मैन्योरिंग एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो फसल होता है उसमें हम लोग खाद मिलाते हैं ताकि वो बड़ा हो सके और एक स्वस्थ पौधा बन सके। मैन्योरिंग में भी हम लोग दो चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, एक तो मैन्योर खाद का इस्तेमाल करते हैं और दूसरा हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। मैन्योर और केमिकल फर्टिलाइजर में हमने कुछ डिफरेंस यहाँ पर बता दिए हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होता है, मैन्योर क्या होता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स होता है एक ऐसा सब्सटेंस या कंपाउंड जिसका निर्माण फैक्ट्री में होता है, कारखाना में। ये प्रकृति से नहीं प्राप्त किया सकता। इसका जो निर्माण होता है वो केमिकल्स की मदद से होता है। दूसरा ये कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होता है इसका अगर ज़्यादा हम लोग उपयोग कर लेंगे खेतों में तो इससे फसल बर्बाद होने की आशंका है। इससे और भी तरह का प्रॉब्लम आता है कि अगर ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो मिट्टी उर्वर हो जाए और ख़राब होता चला जाएगा, जिससे कि फसल अगर हम लोग अगली बार रोपेंगे तो फसल और बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो ये होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स। मैन्योर खाद क्या होता है, खाद एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, इसको हम लोग प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं। खाद तैयार किया जाता है गड्ढा खोद कर आप उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस डाल दीजिए और उसमें पानी मिला दीजिए। उसके बाद फिर देखिए कि वो धीरे धीरे सड़ते जाएगा। ऐसा कंपोस्ट पिट में भी होता है। और मैन्योर में इससे थोड़ा चेंज टाइप में होगा। मैन्योर में होगा कि जो बेकार सड़ा पता पौधा होगा वो कहीं ज़मीन पे रखे खुद पे खुद गलता चला जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। तो मैन्योर इसी तरह से तैयार किया जाता है और मैन्योर का इस्तेमाल खेतों में फिर पौधों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके इस्तेमाल से पौधा जो है थोड़ा टाइम लगाता है, लेकिन एक नेचुरली तरीके से पौधा बड़ा होता है। इसमें टाइम बहुत लगता है उगने में। केमिकल फर्टिलाइजर्स में पौधा बहुत जल्दी उग जाएगा, लेकिन मैन्योर्स में पौधा उगने में टाइम लगाता है। और अगर आप मैन्योर यानी कि खाद का ज़्यादा इस्तेमाल कर देंगे तो उससे किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा, जबकि केमिकल फर्टिलाइजर्स का अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उससे दिक्कत बढ़ सकता है। उससे फसल भी बेकार हो जाएगा और मिट्टी भी अनुपजाऊ हो जाएगा, जिसके कारण खराब फसल उगेगा। ये था हमारा तीसरा प्रोसेस। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रोसेस की ओर। ये प्रोसेस कोई मेन प्रोसेस नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस इसके
इसके बारे में भी जान लेते हैं। यह होता है नेचुरल मेथड्स टू रिगेन सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए हम लोग कुछ प्राकृतिक तरीकों का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके पहले बताते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स, खाद, ये सब क्या क्या माना कि उसमें डाला जाता है, तब पौधा तैयार होता है और मिट्टी उपजाऊ होता है। लेकिन मिट्टी को उपजाऊ बनाने का एक प्राकृतिक तरीका रहता है, एक नहीं कुछ 2-3 है और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और जिस चीज़ का डिस्क्रिप्शन बुक में है हम इसका यहाँ पे उसका डिस्क्राइब कर देते हैं, उसका बारे में बता देते हैं। सिर्फ नाम लिखेंगे और उसका नाम आपको समझा देंगे। फील्ड फैलोइंग, ये होता है पहला। दूसरा होता है क्रॉप रोटेशन। तीसरा होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक, पहला होता है फील्ड फैलोइंग, मतलब कि खेत को खाली छोड़ देना। एक बार हम फसल उगाए, बहुत दूर तक फसल उगा और फिर उसका जब फसल का कटाई हो गया तो अगले बार हम उसमें फसल नहीं उगाएंगे, अगले बार तक के लिए हम लोग खेत को खाली छोड़ देंगे। जिससे कि क्या होगा, उसमें बहुत सारा बैक्टीरिया, नया नया बैक्टीरिया, नया नया डेड ऑर्गेनिज्म उसमें जाएगा, मरेगा, तो बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करेगा, उसके बाद खाना खाएगा, तो मिट्टी और उस तरह से उपजाऊ होता चला जाता है। तो ये था एक नेचुरल मेथड जिससे कि मिट्टी उपजाऊ हो जाएगा। फिर आप उस पर उसकी अगली बार आप उस पर फसल उगा दीजिए तो अच्छा फसल उगेगा। ये था एक तरीका। दूसरा होता है क्रॉप रोटेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि फसल के बीच में लेग्यूमिनस प्लांट, यानी कि जो दाल होता है ना, दाल वाला पौधा, उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि मिट्टी ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ बन जाए। क्योंकि दाल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन मिट्टी का सबसे मेन है। NPK नाम का एक फर्टिलाइजर भी आता है जिसका इस्तेमाल मिट्टी को उपजाऊ बनाने में किया जाता है। तो उसमें से सबसे मेन एलिमेंट जो होता है मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए होता है नाइट्रोजन, जो कि हर दाल वाला पौधा में सबसे ज़्यादा होता है। तो इसीलिए मिट्टी को नेचुरल तरीका से उपजाऊ बनाने के लिए क्रॉप रोटेशन नाम का प्रक्रिया भी होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो फसल होता है उसके बीच में कुछ दाल वाला पौधा भी उगा दिया जाता है, जिससे कि फसल भी उगते रहता है और साथ साथ दाल में जो मौजूद नाइट्रोजन होता है उससे मिट्टी उपजाऊ होता चला जाता है। तो ये था हमारा दूसरा मेथड। तीसरा मेथड आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक ही खेत में एक, दो या उससे ज़्यादा तरह का फसल उगा दिया जाता है। तो इसमें इस तरह से मिट्टी उपजाऊ होता है कि 2 या उससे ज़्यादा तरह का जब फसल उगाएंगे तो दोनों में से जो वेस्ट मटेरियल्स निकलेगा वो एक दूसरे को मेंटेन रखेगा और मिट्टी को भी उपजाऊ बनाता चला जाता है। इस तरह से मिक्स क्रॉपिंग का प्रक्रिया पूरा किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अपने चौथे प्रोसेस की ओर, जो कि खेती में किया जाता है, जिसका नाम है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। इट इज द मेथड ऑफ सप्लाइंग sufficient water to crops. It is done by manually and naturally. Rain is the natural source of water. या यहाँ पे लिख सकते हैं इरिगेशन। मैनुअली it is done by a sprinkler and drip irrigation method। ये था इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। इरिगेशन एक ऐसा प्रक्रिया है खेती करने में जिसमें कि
पौधों को जो फसल होता है उसको पानी प्रदान किया जाता है। ये दो तरीका से होता है, या तो एक नेचुरल होगा या तो एक मैनुअल होगा। नेचुरल होता है कि बारिश की मदद से पौधों को पानी मिल जाता है, और मैनुअल होता है कि हम लोग दो मेथड यूज़ करते हैं। एक का नाम होता है स्प्रिंकलर मेथड और दूसरा होता है इरिगेशन मेथड। ये ड्रिप इरिगेशन मेथड, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड, ड्रिप इरिगेशन मेथड। स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कि फसलों के बीच में एक पाइप गुजरता है, जिस पाइप में एक ऐसा लंबा पाइप टाइप सा लगा रहता है, उससे पानी का फुवारा चारों तरफ निकलता है। अब देखिए इसका फिगर आपको समझा देते हैं, इसको अपने कॉपी में नोट नहीं कीजिएगा। जैसे कि अगर ये फसल है, ये फसल है, तो इनके बीच में एक पाइप जाता है। इन पाइप में ये नोजल लगा रहता है, इस तरह से पाइप निकला हुआ रहता है, जिससे कि पानी का फुवारा चारों तरफ फैलता चला जाता है। यानी कि फसलों के बीच में एक मेन पाइप आएगा जिससे पानी जाएगा, और उस पाइप में से एक पाइप सेट रहेगा ये खेत में इन पाइप्स के ऊपर से एक और थोड़ा थोड़ा पाइप रहता है, जिसकी मदद से पानी जो है फुवारे की तरह निकलता है और पूरा पेड़ पौधा में पूरा फसल में पड़ जाता है। ये होता है स्प्रिंकलर मेथड सिस्टम, इरिगेशन मेथड। और एक और दूसरा होता है ड्रिप इरिगेशन मेथड। ड्रिप इरिगेशन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कि जो फसल होता है उसमें प्रत्येक फसल के मिट्टी के नीचे पाइप डाला जाता है, और जहाँ उसका जड़ होता है उस जड़ के पास उस पाइप में छेद कर दिया जाता है। ठीक इसी तरह एक मेन पाइप आता है, ये मेन पाइप है, लेकिन इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक ही जगह पर डाला जाता है। ड्रिप इरिगेशन में प्रत्येक पौधा की जड़ के नीचे, जड़ के पास वो पाइप पहुंच जाता है और फिर उसमें छेद कर जाता है, जिसकी मदद से पूरा फसल में पानी पड़ जाता है। तो ये दो तरीका का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इरिगेशन मेथड में। एक और मेथड खत्म हुआ, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे मेथड में। हमारा जो पांचवा मेथड है उसका नाम है वीडिंग। वीडिंग का मतलब होता है बेकार पौधों को हटाना। इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। Some unwanted plants are grown between crops are known as weeds. These plants does not help the crops to grow well, so these plants are removed from crops, and this process is known as weeding. वीडिंग का मतलब होता है, वीडिंग का मतलब होता है बेकार पौधों को हटाना। जब भी हम लोग फसल रोपते हैं तो ऐसा होता है कि फसल के बीच में कुछ बेकार छोटा छोटा पौधा भी आ जाता है, जो कि फसल को उगने में बाधक बन जाता है, उगने नहीं देता ठीक से। तो इसमें क्या कहता है कि उस पौधा को भी, ये भी एक खेती का एक मेथड ही है, वीडिंग इसका नाम है। उस पौधा को क्या किया जाता है कि उस फसल के बीच से हटाना पड़ता है ताकि पौधा ठीक से उग सके। तो इसी प्रक्रिया को वीडिंग कहा जाता है। ये हो गया हमारा पांचवा प्रोसेस। और आपसे छठा प्रोसेस किया, इसका नाम है हार्वेस्टिंग। The process of cutting and drawing
इज नॉन एज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग जो खेती होता है उसका सबसे आखिरी मेथड होता है। इसका मतलब ही होता है, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल काटना। जब पूरा पौधा फसल उग जाता है तो फिर आखिर में क्या करेंगे, लोग काटेंगे। तो उस पके हुए पौधे को, उन मैच्योर प्लांट्स को काटने की विधि को ही हार्वेस्टिंग कहा जाता है। फिर हार्वेस्ट जब हम लोग फसल काट लेते हैं तो उसको बहुत सारा प्रोसेस, जैसे कि थ्रेसिंग होता है, विनोइंग होता है, इन प्रोसेस से उन फसल को भी गुजरना पड़ता है, जिसके बाद हम लोग के पास अच्छा खासा अनाज आता है और उसको फिर हम लोग स्टोर करते हैं। थ्रेसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो फसल होता है और जो अनाज होता है, तो फसल और अनाज को सबसे पहले अलग कर लिया जाता है थ्रेसिंग में। जिसमें प्रोसेस नहीं होता जिसमें कि फसल को लेकर पटका जाता है, जिससे कि अनाज अलग हो जाता है और बाकी का जो बेकार पार्ट होता है उसको अलग कर दिया जाता है। फिर इसके बाद आता है विनोइंग। अब जो हम लोग के पास अनाज अलग हुआ था उसमें भी कितना कचरा बच ही जाता है, तो विनोइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हवा की मदद से अनाज को अलग किया जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो सूप होता है उसको लेकर इस तरह से अनाज उसमें भर के और इस तरह से किया जाता है, जिससे कि अनाज नीचे की ओर गिरता है। तो अनाज में जो मौजूद कचरा होता है वो बहुत हल्का वजन होता है, जो कि हवा के कारण उससे साइड हो जाता है और हम लोग के पास बचता है अच्छा खासा एक स्वस्थ और अच्छा अनाज, जिसको कि हम लोग खा सकते हैं। और उसमें जो बेकार मटेरियल होता है वो साइड हो जाता है। फिर हम लोग उस अनाज का क्या करते हैं, उस अनाज को सबसे पहले तो स्टोर कर लेते हैं, घर में रख लेते हैं। फिर उसके बाद कुछ हम लोग अपना यूज़ में ले जाते हैं, जिसको हम लोग खाते पीते हैं, और कुछ जो है दूसरों को बेच भी देते हैं, सरकार को दे देते हैं, जिससे कि और लोगों का पेट भर सके। तो ये था खेती का पूरा प्रोसेस खत्म हुआ। अब इसके बाद एक और टॉपिक है इसमें, जिसका नाम है फूड फ्रॉम एनिमल्स। ये है हमारा तीसरा टॉपिक, फूड फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि जानवरों से हमें भोजन कैसे कैसे प्राप्त होता है, कौन कौन जानवर किस किस तरह का भोजन देता है, जिसका हम लोग ग्रहण कर पाते हैं, जिसको खा पाते हैं। इस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। फूड फ्रॉम एनिमल्स, ये हमारा तीसरा मेथड, तीसरा टॉपिक। द ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ domestic animals for food or other needs is known as animal husbandry. एनिमल हस्बेंड्री, फूड फ्रॉम एनिमल्स, ये जो हमारा तीसरा टॉपिक है, इसमें पढ़ना कि हम लोग को जानवर से कैसे भोजन मिलता है। तो सबसे पहले आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है जानवरों की खेती। उसमें जानवरों को रोका नहीं जाता, उसमें जानवर से अनाज प्राप्त किया जाता है। तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जानवरों को पाला जाता है, उनको खिलाया जाता है और फिर उनसे भोजन या फिर किसी और स्रोत को पाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। मेनली 4 तरह के होते हैं, गाय, मुर्गी और मछली और मधुमक्खी। गाय को हम लोग पालते हैं। गाय जो भी मेनली दूध देने वाला एनिमल्स होता है उसको मिल्च एनिमल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक, जो एनिमल दूध देता है उसको मिल्च एनिमल्स के नाम से जाना जाता है, जैसे कि काऊ, बफेलो, गोट, ये सब मिल्च एनिमल्स होता है। जैसे कि हम लोग दूध प्राप्त करते हैं, यानी कि इन सबसे एक तरह का भोजन मिल जाता है। दूसरा आता है मुर्गी। मुर्गी क्या देती है? अंडा, जिसका कंजम्पशन हम लोग करते हैं, हम लोग उसको खाते हैं, जिसको। और मुर्गी पालन का जो प्रोसेस होता है, जिसमें एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि मुर्गी को पाला जाता है, उसको खिलाया जाता है, फिर से अंडा प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है पोल्ट्री फार्मिंग। तीसरा में आता है एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन में क्या होता है कि मधुमक्खी को पाला जाता है, फिर उसको एक अच्छा जगह पर स्टोर किया जाता है और एक समय आने पर उससे शहद प्राप्त किया जाता है। मधुमक्खी से एक और चीज़ प्राप्त किया जाता है, वो होता है मोम, जो हम मोमबत्ती इस्तेमाल करते हैं, मधुमक्खी से ही प्राप्त होता है। चौथा आता है पिस्सीकल्चर, मत्स्य पालन, जिसका हिंदी होता है
मत्स्य पालन का मतलब होता है मछली पालन। पिस्सीकल्चर का मतलब होता है मछली पालन। इसमें मछली को पाला जाता है, उनको खिलाया पिलाया जाता है, बड़ा किया जाता है और फिर बाद में उसको खुद कंज्यूम कर लिया जाता है। तो ये होता है फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो बच्चों आज का जो जितना भी उनका चैप्टर का जितना टॉपिक है वो समाप्त होता है। आप लोग मेनली फोकस कीजिएगा बुक्स पे, बुक जरूर पढ़िएगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद ना समझ में आए तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको उसमें जिस तरह का प्रॉब्लम होगा इसमें आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट SW भी है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए, घर पे बैठे आपको उसको भी करना है। HW पहला है टिक द ऑब्जेक्टिव्स, टिक द क्वेश्चन आंसर, रिवीजन ऑफ नोट्स। आपके जो बुक में ऑब्जेक्टिव्स होगा उसको टिक कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन आंसर होगा उसको भी खुद से टिक कर लीजिएगा, समझ के पढ़ के। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप डिक्शनरी का भी हेल्प ले सकते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। और जो जितना भी नोट्स लिखवाए हैं उसको जरूर अपने कॉपी में लिखिएगा, उसका मतलब समझा ही चुके हैं, उसको बार बार रिविजन करने की कोशिश कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिमेंबर करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को चैप्टर ज़्यादा समझ में आएगा। धन्यवाद।